इसके न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये किताब रखी हुई है, हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। तो जब कोई किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो फोर्स उसी डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट है, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट है कि हर फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई की जाए तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इस किस्म की प्रोपोर्शन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज इसमें काम कर रही होती है, इसको हम यूं समझ लीजिए। देखिए, ये एक्सेलरेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो डायरेक्टली का मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कौन सा होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसी के साथ ये चीज, क्योंकि हमने इसमें फोर्स लगाई और ये बॉडी थी, इसको भी हम अगर फोर्स लगाएं, ये एक बॉडी है, हमने अपनी तरफ खींचा, इसको इस तरफ खींचा, तो ये क्या हो रहा है? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके साथ साथ इसका एक मास है, इसका भी एक मास है। किताब है, ये मास रखती है। अब इस मास का भी प्रोपोर्शन है किसके साथ? एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन के साथ मास का जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली क्यों है? कि अगर मास बढ़ाएंगे, फोर्स एक ही हो, फोर्स कांस्टेंट हो जाए, मास बढ़ाएंगे तो अब मास बढ़ने से क्या होगा? एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मिसाल ये 1 किलो की हो और इस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो मास बढ़ाने से कम हो जाएगा। अगर इसका 1 किलो की बजाय 2 किलो वजन कर देंगे, इसका मास 2 किलो कर देंगे, तो अब इसमें जो फोर्स वही लगाई जा रही है, तो अब इसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो अब ये क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन और मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को जब सम करते हैं, यानी इन दोनों का एक जगह वो कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये हो जाता है F, क्योंकि ऊपर ही है तो F ऊपर ही रहेगा, और M नीचे है तो M नीचे रहेगा, और इज इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं कि ये इनमें से एक चीज कांस्टेंट होगी, या तो कभी फोर्स कांस्टेंट होगी या कभी मास कांस्टेंट होगा। तो इस सूरत में ये A इज इक्वल टू F अपॉन M। तो यानी कि एक्सेलरेशन कब होगा? फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब इसका एक और इक्वेशन इसको चेंज कर सकते हैं कि मास को एक्सेलरेशन के साथ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू F बन गया। तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू ma। ये एक इक्वेशन बन गई, ये सेकंड लॉ की इक्वेशन बनती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक इक्वेशन बनती है, वो बनती है F इज इक्वल टू m में। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, अगर हम सिर्फ फोर्स निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन और मास को हम मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी फोर्स निकल आएगी। इसी में से, इन तीनों में से कोई भी चीज़ निकालना चाहेंगे तो इस फार्मूले से, यानी कि मास हमें मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन मालूम है, फोर्स मालूम है, तो मास भी मालूम हो सकेगा। अगर हमें फोर्स मालूम है, एक्सेलरेशन भी, फोर्स मालूम है, मास भी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो एक्सेलरेशन भी मालूम हो सकती है इसी फार्मूले की मदद से।